कार्यशाला का जो विषय है वो है योग के माध्यम से स्व की पहचान और निरोगी काया हेतु ज्ञान। विषय खुद स्पष्ट करता है कि योग हमारे लिए कितना महत्व है। उस कार्यशाला में आप सभी ने सुबह के सत्र में योगाभ्यास किया। हम इस समय योग पर व्याख्यान और योग पर एक्सपीरियंशियल जो अपने एक्सपीरियंस हैं, जो लेक्चर हैं, उसके लिए हम लोग इस प्रोग्राम में यहाँ इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री लखपत सिंह बुटोला जी हैं। सर, पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, पूरे गोपेश्वर जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस योग और मर्म चिकित्सा कार्यशाला के विशेषज्ञ और उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार जोशी सर हमारे बीच हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन पूरे गोपेश्वर की जनता की तरफ से। और पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी और विदेशों में, कई देशों में राजनयिक और विश्व में योग गुरु के नाम से विश्वविख्यात श्री चंद्र मोहन भंडारी जी जो हमारे बीच हैं, आपका भी सर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इस संपूर्ण कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे हमारे पैट्रॉन, हमारे संरक्षक, महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर MP नगवाल जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे इस कार्यशाला में पार्टनर के रूप में सुबोध प्रेम विद्या मंदिर गोपेश्वर से आदरणीय राकेश गहरोला जी हमारे बीच हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में मर्म चिकित्सा के विशेषज्ञ हमारे 8 डॉक्टर्स हमारे बीच में हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, कर्णप्रयाग से, बागेश्वर से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस महाविद्यालय के प्रबुद्ध प्राध्यापकगण, B.Ed के ट्रेनीज, गोपेश्वर की सम्मानित जनता, पत्रकारगण, सभी का इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं महाविद्यालय के छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी से आए मंच पे और हमारे अतिथियों को बैच अभी बंद कर दो, थोड़ी देर, वो लाइट आ रही है ना फोटो पे, बंद ही कर दो। हाँ, अभी बंद कर दो। और अभिनंदन करें। ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम। बुटोला जी, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, प्राचार्य और श्री जायसवाल जी और उपस्थित सभी महानुभाव और विद्यार्थियों, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज गोपेश्वर में हम कल से यहाँ पर हैं और यहाँ का आनंद ले रहे हैं। माँ भागीरथी के साथ इस पवित्र क्षेत्र में, चारधाम क्षेत्र में ये वास हो रहा है, प्रवास हो रहा है। तो योग क्या है, इस विषय में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। योग को हम जनरली सोचते हैं कि कुछ शारीरिक व्यायाम करना है। जब मैंने शुरू किया था तो शारीरिक व्यायाम से ही शुरू किया था और केवल शरीर का ही हम व्यायाम कर रहे थे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि शरीर का व्यायाम करा कौन रहा है। तो हमारा शरीर, जैसे मैं कहता हूँ, कहा जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि जैसा ब्रह्मांड में हो रहा है वैसा ही इस शरीर के अंदर है। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर के अंदर है वैसा ही ब्रह्मांड में है। तो जो चीज़ बाहर देख के समझ में आ जाए कि हमारे अंदर कैसे है,
और जो चीज़ अंदर समझ में आ रही है उसको आप ब्रह्मांड में समझ सकते हो। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि हम पहले अपने को जानें, तभी ये स्व की पहचान वाली बात है कि पहले हम अपने को तो जानें। क्या शरीर ही मैं हूँ या फिर मैं नाम की चीज़ शरीर से अलग है, इस तरह की जो बात है। तो इसको समझने के लिए एक साधारण सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि जो हम बाहरी जगत में देख रहे हैं, हमारे पास घर है, कार है, तो एक कार को ले लीजिए। एक कार हमने अच्छे से अच्छी खरीद ली, अब घर में आके पार्क हो गई। अब हम कार से कहें यार चल जरा तू, तो वो चल सकती है? नहीं चल सकती। उस कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। वो कार कैसे चलेगी, कितना चलेगी, कहाँ जाएगी, कार के हाथ में नहीं है, वो सब कुछ ड्राइवर के हाथ में है। यहाँ तक कि ड्राइवर उसको कैसे चला रहा है, कार को सही चला रहा है या गलत चला रहा। ठीक इसी तरह से ये शरीर को आप कार मान लो और तब आप प्रश्न करो कि मुझे चला कौन रहा है, मेरा ड्राइवर कौन है। तो हमारा ड्राइवर यही मैं नाम की चीज़ है, जिसको बार बार कहते हैं अरे मुझे नहीं जाना है। तो जब मैं कहते मुझे नहीं जाना है, तो ये मुझे कौन है या मैं कौन है। या हम जब कहते हैं नहीं नहीं ये मैंने किया, तो ये मैंने किया व्यवहारिक देखने में तो शरीर ने किया, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि शरीर ने किया, हम कहते मैंने किया। तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न करना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। प्रश्न ये है कि क्या आपने अपना चेहरा देखा है? प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि क्या आपने अपना चेहरा देखा है? तो आंसर देखा है में भी हो सकता है, नहीं देखा है में भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं मैंने अपना चेहरा नहीं देखा है। अब जो मुझसे कहेगा यार बेवकूफ़ है, तो मैं कहता हूं इस समय मैं अपने चेहरा देखना चाह रहा हूं लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। तो चेहरा देखने के लिए मुझे एक दर्पण चाहिए, बिना दर्पण के मैं चेहरा नहीं देखता हूं। एक दिन ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मैं ध्यान में था और जब ध्यान से उठने का समय आ गया तो मन में एक विचार दिखाई दिया कि आज बड़ा अच्छा ध्यान हुआ। और जैसे ही विचार मन में आया आज बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, उसी क्षण प्रश्न हो गया अच्छा ध्यान क्या होता है। और जैसे ये प्रश्न हुआ अच्छा ध्यान क्या होता है, तो तरह तरह के उत्तर भी मन के ऊपर दिखने लगे कि हो सकता है चेहरा चमक रहा है, हो सकता है एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है, तेज चारों तरफ फैल रहा है। इस तरह के विचार मन पर दिखने लगे। उसी के बीच में एक आदेश जैसा आया कि आँख खोल लो, देख लो क्या हो रहा है। तो जैसे ही ये हुआ कि आँख खोल लो, देख लो, और जब बार बार हुआ अरे आँख खोल ले, आँख खोल ले, तो मैंने आँख खोली। मैं सोच रहा था आँख खोलते ही सब दिखने लगेगा, तो मुझे मेरा चेहरा नहीं दिखाई दिया। कुछ क्षण के लिए मैं थोड़ा परेशान सा हुआ कि क्या बात हो गई। फिर मैंने आँखों की पुतलियाँ थोड़ी इधर उधर को घुमाई कि हो सकता है दिखे, मुझे फिर भी नहीं दिखाई दिया। तो उस बीच फिर से एक अंदर से ज्ञान आया कि बिना दर्पण के चेहरा कैसे देख लेगा। और जैसे ही ये पता चला कि बिना दर्पण के मैं चेहरा नहीं देख सकता, तो जैसे किसी ने बड़े जोर से चपत मार दिया हो कि इतना मूर्ख है कि इस चेहरे को देखने के लिए मैं एक दर्पण ले रहा हूँ, और अगर दर्पण अच्छा नहीं है, मान लीजिए आपने कॉन्केव दर्पण लिया हुआ है, कॉन्वेक्स लिया हुआ है, या और उसमें तरह तरह की कमियां हैं, तो जितनी दर्पण में कमियां हैं उतनी कमियां उस प्रतिबिंब में भी आ गई। अब ये डिफेक्टेड प्रतिबिंब को देख के मैं अपने रियल चेहरे की कल्पना कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बार ये आप समझे कि जब मैं ऑलरेडी 60 वर्ष का होने वाला था,
तब मुझे ये ज्ञान आया कि मैंने आज तक अपना वास्तविक चेहरा नहीं देखा है, और जो दर्पण में दिखाई दे रहा है उसी को देखकर मैं अपना जो वास्तविक है उसको मान ले रहा हूँ। यही माया है, जो हम कहते हैं ना ये जगत माया है। तो जो जगत दिखाई दे रहा है ये जिस चश्मे से हम देखें वैसा ही दिखाई देगा, बस चश्मा हमने कैसा बनाया है वैसा ही जगत हमारे लिए हो जाएगा। तो जब मैं उसी ध्यान में था तो मेरे को लगा कि यार जब मैं चेहरा तक नहीं देख सकता तो ध्यान किसके लिए कर रहा हूँ। ध्यान में तो निराकार चीज़ों की बात हो रही है, जो साकार है साकार तो हम साकार नहीं कर पा रहे, तो निराकार को कहाँ से साकार करेंगे। तो कुछ क्षण के लिए तो हुआ कि ये सब बेकार है, छोड़ो कहाँ तुम इसमें लगे हो, लेकिन उसी समय फिर ईश्वर की तरफ से ये सब जो उस समय जो चेतना आती है वो ईश्वर की तरफ से प्रेरित होती है। तो ईश्वर की तरफ से प्रेरणा हुई कि जिस तरह से एक भौतिक चेहरे को देखने के लिए भौतिक दर्पण है, तो निराकार आत्मा को देखने के लिए कोई निराकार दर्पण हो। और जैसे ही मुझे ये दो शब्द दिमाग में रहेंगे, आत्मा और चित्त आत्मा, तो ये हमारी भगवत गीता में भी आप 4थे अध्याय को लीजिएगा तो उसमें पहली बार चित्तात्मा शब्द आता है, निराशीर चित्तात्मा, कि जिस समय हमारी चित्तात्मा क्या है, ये जो हमारे ब्रेन में याददाश्त कहते हैं, जब कहते हैं ना यार याददाश्त कमज़ोर हो गई, तो हमारे मस्तिष्क में बीचों बीच में बड़ा सॉफ्ट टिश्यू है जिसको मेडिकल साइंस थैलेमस कहता है। तो वो चित्त है जिसमें कि जो कुछ भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं बचपन से लेके, बहुत सी चीज़ें कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बिना पढ़ाई किए हुए अनुभव से हमारे दिमाग में आ रही हैं, जिसको हम कहते हैं नहीं हमने ट्रेनिंग तो कोई नहीं ली है, बस प्रैक्टिस से ही। इतने सारे कारीगर हैं जो बड़े बड़े कारीगरों के साथ बैठ के कुछ समय बाद खुद कारीगर बन जाते हैं। तो ये शिक्षा हमें साथ संगत से मिल रही है। तो इस तरह से जब ये मुझे चित्तात्मा और आत्मा, तो एकदम से हुआ अच्छा चित्त ही वो दर्पण है, ये जो दिमाग है दिमाग ही वो दर्पण है जिसमें हमारी आत्मा सबसे पहले झांकती है, क्योंकि हमारी सारी इच्छाएं हमारे चित्त में हैं। तो जैसे ही आत्मा हमारे चित्त से जुड़ती है तो चित्तात्मा बन जाती है, कि जैसी मेरी इच्छा है वही इच्छा आत्मा की हो जाती है। और फिर जो अकर्ता आत्मा है वो अकर्ता आत्मा से कर्ता चित्तात्मा हो गई, कर्ता। तो ये जो चित्तात्मा है यही मैं है। अभी एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट से मैं कल ही परसों बात कर रहा था और पूछ रहा था उनसे कि तुम्हें ये साइकोलॉजी क्या क्या सिखाया गया। अब साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट, उसमें केवल वेस्टर्न फिलोसोफर्स को हम कोट करते हैं, हम कहते हैं कि वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने बनाई। अरे भाई, ये जो भारत का वेद विज्ञान है, ये वेद विज्ञान तो कालातीत है, काल से अतीत है, समय से नहीं बना है। ये तो इस ब्रह्मांड के प्रकट होने से पहले ब्रह्म विद्या का ईश्वर ने पूरा विधान बनाया। पहले ब्रह्म विद्या बनी, फिर उस ब्रह्म विद्या के आधार पर ब्रह्मांड की रचना हुई। तो जब हम हमारे वेदों के ज्ञान को इस तरह से देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि योग कितना बड़ा विज्ञान है, कि हम इस शरीर के अंदर मस्तिष्क को ही ट्रेन करते हैं, हमारे विचारों को ही ट्रेन करते हैं। और हमारे विचार जो आजकल ये सांसारिकता से पूरी तरह से लिप्त हो गए। आज के दिन संसार ही हमारे लिए सब कुछ है। सांसारिक उन्नति को हम अपनी
वास्तविक उन्नति मान रहे हैं वो आदि है। असली उन्नति पहले स्व की होनी चाहिए कि मैं, और मैं की उन्नति क्या है? क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? क्या आपका व्यवहार बड़ा सद्भावपूर्ण है? क्या आप हर एक को सम्मान देते हैं? ये जो चीज़ें हैं कि मेरे अंदर कितना, हम कह सकते हैं कि ह्यूमिलिटी जिसको कहा जाता है ना, कि आप अपने को कितना न्यून समझते हैं। तो ये ईश्वर देखिए कितना अपने को, वो कभी भी हमें कुछ नहीं कहते, जबकि चाहे तो हमें सब कुछ आदेश दे सकते हैं, नहीं देते। तो मनुष्य को ईश्वर ने छूट दी हुई है कि तुम सद्कर्म भी कर सकते हो और दुष्कर्म में भी जा सकते हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म में अकर्म देखो, कि जो भी काम करने जा रहे हो उसमें कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, और अकर्म में सकर्म देखो। हो सकता है कोई देखने में तो बुरा लग रहा हो लेकिन उसका परिणाम बड़ा अच्छा लगे। मान लीजिए किसी बच्चे को हमने थोड़ा डांटा फटकारा, इसलिए नहीं कि हमने उसको डांटना फटकारना था, हमने उसको सही मार्ग में लाना था। तो इस तरह से जब हम योग विद्या को देखते हैं तो योग विद्या इस शरीर में जो मैं नाम की चीज़ है, इस मैं नाम के व्यक्ति को संवारने की विद्या है। और मैं नाम का व्यक्ति जब इस शरीर के विषय में आयुर्वेद के माध्यम से, तो आयुर्वेद और योग ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बिना आयुर्वेद के योग कुछ नहीं कर सकता, बिना शरीर के योग का कोई काम ही नहीं है। और शरीर में मैं न हो तो शरीर बेकार है। तो इसलिए योग और आयुर्वेद दोनों का ही जो व्यावहारिक ज्ञान है, एक है डॉक्टरी ज्ञान। तो डॉक्टरी ज्ञान है कि जब आप रोगी हो जाते हैं तो उस समय आपको निरोग कैसे किया जाए। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आप निरोग हुए क्यों, आप स्वस्थ रहो ना। तो यदि हमारे पास आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों का ज्ञान है, जिसको आजकल दिनचर्या अगर आप कह लीजिए, जो डेली रूटीन हमारा होना चाहिए, इस तरह की जो बातें हैं, तो उनसे हम बिल्कुल स्वस्थ बने रह सकते हैं। और ईश्वर कृपा है कि आज तक मुझे अभी तक किसी भी बीमारी ने कोई मौका नहीं दिया कि हम डॉक्टरों के पास जाएं। तो यदि आपके पास योग विद्या के मूल सिद्धांत हैं, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं, और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा ईश्वर बहुत दयालु है। मुझे कभी भी कोई योग क्लास ऐसे अटेंड करने का नहीं मिला। योग आसन ज़रूर हमने सीखे थे जब एकेडमी ज्वाइन की थी मसूरी में। जब 4 महीने की वहाँ ट्रेनिंग होती है तो उसमें 2 महीने तक सुबह पीटी की जगह पर योग आसन कर सकते थे। उसके बाद से योग विद्या में मेरा जितना भी अध्ययन है वो अपना अनुभव, और ईश्वर कृपा ऐसी रही कि जैसे 1974 में मैंने योगासन मसूरी में सीखे एकेडमी में। उसके बाद 1983 में उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे योग के टॉप मोस्ट। 83 मतलब 75 से लेके और 87 में उनका शरीर शांत हो गया बहुत जल्दी। तो उनका जो सूक्ष्म व्यायाम था, उसके बाद 97 में कैलाश यात्रा, और उस कैलाश यात्रा के दौरान यहाँ पाताल भुवनेश्वर, अल्मोड़ा के, अब तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, तो बागेश्वर में जो पाताल भुवनेश्वर है, उस पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करके जो वहाँ पर बताया गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से उसमें ये सब कहानियाँ डाल दी। तो मुझे वो मेरे गले नहीं उतरी। मैं साइंस के हिसाब से, क्योंकि मैं पूरी तरह से साइंटिफिक मेरी एजुकेशन रही है। मैंने एमएससी में फिज़िक्स में एमएससी किया हुआ है आईआईटी कानपुर से। तो हम मेरा नज़रिया हर चीज़ में, मतलब अध्यात्म में भी हम विज्ञान
खोज रहे हैं कि ये हर चीज़ वैज्ञानिक तरीके से प्रूव होनी चाहिए, मानने वाली बात नहीं कि मान लो। तो आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, यहाँ तक ये पाताल भुवनेश्वर के बाद पता लगा कि स्कंद पुराण में उस गुफा के बारे में है, स्कंद पुराण के पता चला कि इसके मानस खंड में वो है, जैसे केदार खंड और मानस खंड हमारे उत्तराखंड के ये दो मुख्य ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं। तो जब मानस खंड का अध्ययन किया तो पता लगा ये तो पूरी कैलाश यात्रा का वर्णन है, जो मैं स्वयं देख के आया था, करके आया था। तो मैंने कहा कि ये खंड बिना इस यात्रा को करे नहीं लिखा जा सकता। तब से मुझे ये विश्वास हो गया कि हमारे पौराणिक ग्रंथ, उससे पहले सारे उपनिषद, उससे पहले वेद मंत्र, ये सब जो हैं अपने अपने समय के विद्वानों के द्वारा जो उनका अपना अनुभव है वो लिखा गया है। ये मण ग्रंथ मिथ्याएं नहीं हैं। जैसे विदेशों में या पाश्चात्य देशों में हमारे वेदों को कहा जाता है ये माइथोलॉजी है, मतलब मिथ्स हैं। तो इस तरह से जब हम योग को प्रेजेंट करते हैं और विदेशों में प्रेजेंट करते हैं और इस तरह से जब दिखाते हैं तो वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं कि सांस क्या है, प्राण क्या है, मन क्या है और मन को चलाने वाला मैं कौन है, इस तरह से। तो ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसी का जो वास्तविक अनुभव है वो आप सुबह के 2 घंटे के प्रोग्राम में जो लोग आज थे उनको बहुत कुछ ये अब चीज़ें मतलब समझ में आ रही होंगी। और कल के हमारे अभ्यास में हम इनको और गहराई पर ले जाएंगे। तो अधिक ना कहते हुए इस समय मैं इस मंच से इतना ही कहना चाहूँगा कि योग विद्या अपने में अभूतपूर्व विद्या है और इस विद्या को हम अपने युवा वर्ग को, तो हमारा हाई स्कूल इंटरमीडिएट से इसमें जो गहन इसका गहरा क्षेत्र है, ताकि हर विद्यार्थी स्वयं का भी निर्माण कर सके, बाहरी जगत में भी अपना क्षेत्र बनाए और स्वयं की भी एक पहचान बनाए। धन्यवाद। स्वयं से स्वयं की यात्रा है। हम खुद से खुद की जब यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में हम योग के माध्यम से खुद को जान पाते हैं और तभी वो यात्रा पूरी हो पाती है। और उसके लिए कुछ क्रियाकलाप हैं, कुछ मेडिटेशन हैं, कुछ और विधाएं हैं जो कि सुबह के हमारे योगाभ्यास में वो सब चीज़ें वर्कआउट होती हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सुबह 6 बजे हर हालत में जिम्नेजियम हॉल में पहुँचें, जिससे कि आप सैद्धांतिक के साथ साथ जो प्रयोगात्मक चीज़ें हैं उसको आप समझ पाएँ। अदरवाइज़ तो आप लोग थ्योरी में बहुत कुछ पढ़े हैं, फिर वो वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। और जिस तरफ अभी हमारे योगाचार्य जी ने इशारा किया को ग्रहण करने के बाद विनम्रता नहीं आती तो विद्या फिर बेकार है, फिर वो विद्या नहीं है, फिर वो अविद्या है। तो और उससे पूरी यात्रा शुरू होकर के फिर सुख की प्राप्ति भी, जब आप विनयशील होते हैं, विनम्रता होती है तो आपके अंदर पात्रता आती है, पात्रता आती है तो आप कुशल होते हैं, योग्य होते हैं तो आपको नौकरी मिलती है, आपको धन प्राप्त होता है। और फिर उस धन से जो वस्तुतः पवित्र धन है, जो सत्कर्मों से प्राप्त किया हुआ धन है, उस धन से फिर आपको धर्म तत्व की प्राप्ति होती है और उसके पश्चात फिर आपको सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर अनीत से कमाया हुआ धन है तो फिर अधर्म से कमाया हुआ कोई धन है तो आपको सुख नहीं देता बल्कि वो आपको परेशान करता है। और इसलिए ये हमारी विद्या के बारे में शास्त्रों में कहा गया है। मैं इसी उद्बोधन के साथ, अब इसी कोटेशन के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि को किसी और प्रोग्राम में जाना है। आपके पास पूरे गोपेश्वर की जिम्मेदारी है, इस बद्रीनाथ विधानसभा की जिम्मेदारी है। मैं बहुत ही हृदय के अनंतम गहराइयों से आपको आमंत्रित करता हूं मंच पर, कृपया और अपना उद्बोधन रखें। आज के हमारे मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधानसभा विधायक जी। बहुत ही सम्मानित इस कॉलेज के जो बहुत सरल सहज विनम्र व्यक्तित्व के धनी हैं, प्राचार्य प्रोफेसर नगवाल जी,
बहुत ही सम्मानित पूर्व कुलपति भी हैं और आज यहाँ गोपेश्वर में आए हुए हैं डॉक्टर सुशील कुमार जोशी जी, बहुत ही सम्मानित हमारे योग के जो प्रशिक्षक हैं, बहुत सारे देशों में इन्होंने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया है, हमारे श्री भंडारी जी, हमारे इस कार्यशाला के जो संयोजक हैं प्रोफेसर अमित कुमार जी, डॉक्टर रमाकांत यादव जी, बहुत ही सम्मानित राकेश गहरोला जी, मेरे साथ आए हुए हमारे कांग्रेस कमेटी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं भाई गोविंद सजवाण जी हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश पुरोहित हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित महपाल रावत जी हैं, हमारे बहुत सम्मानित हमारे दर्शन नेगी जी हैं, सम्मानित हर्षवर्धन नेगी जी हैं, हमारे नितिन भाई है और यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब लोगों को आज इस योग जो आपने योग और मर्म पे जो अपना कार्यालय लगाया है वो निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य है। और आप लोग यहाँ पे आकर के जिस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को इसमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। योग के लिए हमने 21 जून को हमारे पूरा दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन हम योग का मतलब ज़्यादातर ये रहता है कि हमें शारीरिक व्यायाम करना है, लेकिन आपने इसमें मर्म पद्धति को जो जोड़ा है वो बगैर योग, बगैर मर्म पद्धति के, बगैर आयुर्वेद पद्धति के संभव कम है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। ये नौजवान बच्चे हमारे बहुत सारे हैं, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मर्म पद्धति की बातें कही, योग की बातें कही हैं, ज़रूरी नहीं हम उसमें केवल अनुलोम विलोम ले करके और अपने सारे क्रियाकलापों से ही अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मेरा ये मानना है कि जैसे भंडारी जी ने भी कहा कि हम लोग यदि इस मन को हमेशा सकारात्मक सोच में रखें, हमारी सोच सकारात्मक हो, हम लोगों की जो ऊर्जा है वो सही दिशा में हो, सही सोच के साथ हो, चेहरे पे हंसी हो, हम लोगों के जीवन में उत्साह हो, सोच सकारात्मक हो, तो निश्चित रूप से उन चेहरों पे चमक होती है जिनकी अंतरात्मा शुद्ध होती है, सोच सकारात्मक होती है। जैसे भंडारी जी हमारे चमकते हुए दिख रहे हैं। आजकल के बहुत सारे बच्चे हैं कि बाहर से बहुत सारा फेयर एंड लवली लगा देते, क्रीम लगा देते हैं। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ उससे कुछ पल के लिए अच्छे दिखाई दे सकते। वो तो ऐसा ही हो सकता है कि हम डीजल की गाड़ी में जो है आज क्या करें, हम खाने पीने में हम चाउमीन, मोमो, बर्गर और क्या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं पानी की जगह, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं जैसे डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दे रहे हैं। ये हमारे शरीर के लिए नहीं है। इसमें मैं ये आपको कह रहा हूँ, चेहरे पे चमक चाहिए आपको। यदि आपको जीवन में वास्तव में कुछ चाहे तो इसको लेके मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपकी सोच सकारात्मकता हो, आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, आपका विजन स्पष्ट होना चाहिए और जीवन में तनाव नहीं लेना चाहिए। जीवन में माना मैं विधायक बनाया आप लोगों ने, ये मेरी जवाबदेही है और मेरी पूर्ण जवाबदेही है कि मेरे से जितना हो पाए, मेरे पास भी समय है, मैं इस क्षेत्र के लिए जो समय मुझे मिलता है उस समय में पूरा समर्पण जो 8, 10, 12 घंटा मैंने लोगों को देना है वो दिया जाना चाहिए। और उसके अलावा अपने लिए भी, अपने निजी जीवन के लिए भी समय निकालना चाहिए। वैसे वो बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है और वो बच्चा हमेशा आगे बढ़ेगा जो स्वस्फूर्त पढ़ाई करता है, जो आत्मावलोकन करके पढ़ाई करता है, जिसकी आत्मसंतुष्ट होती है कि वास्तव में मैंने आज कुछ पढ़ा है। और यदि नहीं होती तो हमारा स्वयं का ज़मीर कहता है कि हमने कुछ नहीं किया है। और जिस बच्चे को कहना पड़ता है यार ज़रा मोबाइल बंद कर दे, अब तुझे पढ़ाई करना है, तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये आप सोच लीजिएगा। मैं एक बात और कह रहा हूँ, और ये बहुत सारे, क्योंकि आप बहुत सारे दुनिया को देखा आपने, सब जगह रही, हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर है। हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति आज हम दुनिया में पिछड़ते जा रहे हैं। बहुत कहा जा रहा है कि हम डिजिटल इंडिया की ओर हैं, डिजिटल भारत की ओर हैं। हमने लगभग 32,000 करोड़ रुपया डिजिटल भारत के प्रचार प्रसार में खर्चा किया, लेकिन वास्तव में मैं ये कहता हूँ कि हम डिजिटल इंडिया में नहीं रहते, हम डिजिटल यूज़र हैं।
की सोच जितनी है ना, आप सकारात्मक लिखिए, अच्छा लिखिए। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से विधायक को चाहे कोई जनप्रतिनिधि, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है जनता के लिए, लेकिन आप पॉइंट पे लिखिए, किसी के व्यक्तिगत आरोप मत कीजिए। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक तो इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए, किसी चीज़ की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना तथ्यात्मक होनी चाहिए। एक तो इसको आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आप लोग आए, जो सहयोग दे रहे हैं, तमाम हमारे स्टाफ के लोग, हमारे साथी लोग हैं, जितने लोग आए हैं, उन लोगों को सबको ज़्यादा पता है, ये योग के मामले में सबको पता है। लेकिन ये भी ऐसा ही ना बने गुरुजी, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि हम सपनों में देख रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो वास्तव में उसको मजबूत करने के लिए हमारे एडीएम साहब भी आए हैं। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जीवन में सकारात्मक सोच के साथ रहिए। और इसके साथ साथ आप जो भी मैंने कहा जंक फूड है, उसको छोड़ के देखिए, आपका जीवन अच्छा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। के पूर्व कुलपति विख्यात सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार जोशी सर को आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पे आएं और अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय जोशी सर। मंच पर आसीन आदरणीय सीएम भंडारी जी, हमारे एडीएम साहब, यहाँ के प्राचार्य नगवाल जी, प्रोफेसर जायसवाल जी, रौतेला जी एवं सभी हमारे छात्र एवं छात्राओं तथा हमारे साथ जो टीम आई हुई है, मृत्युंजय मिशन और देवांबर धाम के सभी सदस्यगण, ये मेरे लिए विशेष सौभाग्य का विषय है कि मुझे आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर मिला। आज मैं ठीक 54 वर्ष बाद इस सभागार में दोबारा से अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और मैंने शायद संभवतः इसी स्थल पर रहा हो, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और केपी वर्मा जी जो यहाँ के प्रथम प्राचार्य हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ प्रमाण पत्र आज मेरे पास है ना। तो मुझे विशेष हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मैं यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित हुआ हूँ और आज फिर मुझे यहाँ गोपीनाथ महादेव जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जिस कार्यशाला में हम यहाँ उपस्थित हैं वो योग से संबंधित कार्यशाला है और मर्म चिकित्सा से संबंधित कार्यशाला है। अभी आपने सुबह भी भंडारी जी का व्याख्यान सुना और योग की बारीकियों को समझा। मैं आप लोगों को यदि पूछूं कि योग कहाँ करना चाहिए, तो एक सामान्य रूप से एक उत्तर होता है कि हमें योग एकांत में करना चाहिए। ठीक है, योग कहाँ करना चाहिए? एकांत में करना चाहिए। ये योगाभ्यास का या आसन प्राणायाम ये सारी चीज़ें तो अलग हैं। जिस योग की चर्चा आदरणीय भंडारी जी कर रहे थे, उस योग की मैं बात कर रहा हूँ। उस योग को कहाँ करना चाहिए? एकांत में करना चाहिए। एकांत से मतलब समझते हैं आप, जहाँ एक का अंत हो जाए और एक ही रह जाए, उसको एकांत कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सी यात्रा है? अद्वैत से, ये द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, जहाँ दो नहीं रहते, करने वाला भी वही होता है, कराने वाला भी वही होता है। उस स्थिति को हम लोग योग कहते हैं। और योग की अनंत परिभाषा है, आप लोगों ने देखा होगा। योग की चित्तवृत्ति निरोध से लेके हम कहते हैं कि अनुशासन, सुबह अनुशासन की बात विद्यार्थियों के लिए कह रहे थे कि योग तब तक फ्रूटफुल नहीं होता जब तक उसमें अनुशासन नहीं होता। योग क्या करता है? हमें अनुशासन सिखाता है। योग कर्मश कौशलम, काम करने में हमें एक्सीलेंस पैदा करता है। तो योग की पता नहीं अनंत परिभाषाओं में से, और जो आउटकम है, जिस आउटकम की हम बात कर रहे हैं आज इन द सेंस ऑफ द फिजिकल वेलबींग, या जो हेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं, इट इज़ द आउटकम, सिंपल आउटकम है। इट इज़ नॉट द एम ऑफ द योग। योग का अभिधेय विषय स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं है। आपको पता है कि योग से स्वास्थ्य के लिए हम करते हैं एक बहुत बड़ी चीज़ से, एक मच्छर मारे, एक बोफोर्स की तोप हो या एक बहुत बड़ा कोई वेपन हो, उससे किसी मच्छर को मारने का प्रयास नहीं होता। तो ऐसे योग से हम सिर्फ जब स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो ये एक आउटकम होता है, एक छोटा सा आउटकम है जो हमें विभिन्न प्रकार के आसनों के और प्राणायाम के माध्यम से मिलता है। कितने लोगों ने मर्म का नाम सुना है? मर्म का किसी बच्चों ने नाम सुना है कि मर्म किससे कहते हैं? मर्म क्या होता है? मर्म का मतलब होता है कि द स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर वेरी वल्नरेबल टू ट्रॉमा नोन एज मर्मा। जहाँ पर चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे सुना है आपने कहीं? कि भाई आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति के कहीं छोटी सी चोट लगती है और बाहर से कोई चोट नहीं दिखाई देती, आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा था। आपने जानते हैं आप लोग सभी लोग कि उनके पैर में तीर लगा था। उन्होंने भी पूरी सृष्टि के
रचना का, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी व्हेन वी आर डूइंग एनी physical exercise or the yogic postures we are adopting, any yogic postures, ultimately just we are stimulating some specific part of the body. शरीर के वो महत्वपूर्ण मर्म बिंदु हैं जिनको जब भी हम कोई स्टिमुलेट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा होता है। अब ये जब हम लोग किसी भी चीज़ को करते हैं तो हम लोगों को पता नहीं होता। यदि मैं किसी योग के एक विद्यार्थी या योग के किसी भी विशेषज्ञ से पूछूं कि इस आसन प्राणायाम का क्या, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ही इज़ नॉट एबल टू से कि भाई साइंटिफिकली ये होता है। कोई भी चीज़ आप कह नहीं सकते कि भाई हम पद्मासन लगाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, वज्रासन लगाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। वी कांट से एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द होल प्रोसीजर। तो कैसे हम इसके, लेकिन वो काम करती हैं। ऐसा नहीं कि जो पोस्चर हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, जो प्राणायाम हम कर रहे हैं उससे फ़ायदा होता है, लेकिन कैसे होता है इट इज़ नॉट नोन टू ईच एंड एवरी वन। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेलिवेंस ऑफ these marrow points in relation to the yogic knowledge, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी यौगिक पोस्चर्स अडॉप्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हम उसका बेनिफिट लेते हैं। सुबह आपको वज्रासन की बात बताई थी कि वज्रासन हम लोग करते हैं तो वज्रासन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि पैरों के जो हमारी एड़ियाँ हैं उनको खड़ा करते हैं। तो खड़ा करते हैं तो हमारी जो कमर के जो हमारे एक तरह से बटक्स होते हैं उनका एक पॉइंट होता है जिसको कटिक तरुण मर्म कहते हैं। उस पर यदि हम लोग प्रेशर देते हैं तो हमारी कमर जवान रहती है, हमेशा कटी तरुण रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इट इज़ स्पेसिफिक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल स्पाइन। इसमें योग और यदि मर्म की चर्चा करें तो ये टू साइड्स ऑफ ए कॉइन है, एक सिक्के के दो हिस्से होते हैं। यदि हम इधर से देखेंगे तो हमें मर्म दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो हमें योग दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे, लेकिन एक बेनिफिट है भाई। यदि हम आपसे कहें कि भाई आपको वज्रासन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। यदि हम कहेंगे कि भाई आपको शीर्षासन का लाभ लेना है, यदि प्राणायाम का लाभ लेना है तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिसाइज करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कि मरकर स्वर्ग दिखाई देना। यदि आपको स्वर्ग देखना है तो क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि बिना मरे स्वर्ग दिखाना है तो आपके पास कोई साधन है, नहीं साधन है। लेकिन हम लोगों के पास मर्म विद्या का वो साधन है कि यदि बिना मरे स्वर्ग दिखाना है तो हम लोग दिखा सकते हैं। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू डू द वज्रासन ड्यू टू द एक्यूट ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस इन द नी जॉइंट, यदि किसी के घुटने खराब हैं और उसको वज्रासन वो नहीं कर सकता तो उसके बेनिफिट ले सकते हो आप, नहीं ले सकते। लेकिन हम लोगों के पास वो पॉइंट्स हैं, यदि हम सीधे स्टिमुलेट करके उसको दें तो उसके बेनिफिट हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, योग से को पोटेंशिएट करने का काम यदि करता है तो मर्म चिकित्सा करती है। और मर्म के वो बिंदु यदि हम थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एक तरह से जो मेडिकल साइंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना। देखिए 1978 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर के माध्यम से सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध कर लेंगे, सबको हेल्थ फॉर ऑल कर देंगे। लेकिन आपने 2019 में देख लिया कि हमारे पास जुकाम का इलाज भी नहीं, कोरोना का इलाज नहीं, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं, डायबिटीज़ का इलाज नहीं, किसी चीज़ का इलाज है। तो हर बीमारी का आपको दवाई खानी है। सुबह नहीं खाएंगे तो शाम को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सुबह डायबिटीज़ की दवाई नहीं खाएंगे तो शाम को बढ़ जाएगा। तो लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट एंड द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। लेकिन हम लोग यदि जितनी वैदिक मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं, अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे कि भाई हम सिर्फ यदि अपने पुराने इतिहास को देखते रहें कि भाई हमारे वेदों में ये लिखा है, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, उससे हम लोग विश्व गुरु होने वाले नहीं हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसको साइंटिफिक वैलिडेशन होना चाहिए, उसके कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं ये देखना चाहिए। आज हम लोग मर्म चिकित्सा के माध्यम से लगभग 12 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको पढ़ा रहे हैं। कई देशों के जगह हम लोग मेडिकल फैकल्टी के साथ इसको काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ इसमें काम कर रहे हैं। और देश भर के पता नहीं कितने जो मेडिकल ऑफिसर्स उनको ट्रेन करके इसका कार्य करते हैं। तो एक ऐसी चिकित्सा विधा के रूप में आज हमारे सामने है कि यदि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना है, हेल्थ ऑफ ऑल करना है, तो बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो स्कोप क्या है, तो स्कोप क्या, कितनी बीमारियाँ आपने देखते हैं कि हमारे देश में लगभग 140 करोड़ जनता है, लगभग 40 करोड़ लोग जो बुजुर्ग हैं उनके घुटने खराब हैं, और घुटने खराब हैं तो लगभग 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पर एनम प्रत्येक वर्ष हमारे देश में होती हैं, और 25 खरब रुपया इसमें खर्च होता है, और उसके बाद भी उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। और जितने भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से यदि हम लोग देखते हैं
तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को भी रोक सकते हैं, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसी ढंग से पोस्ट पोलियो पैरालिसिस है, सेरेब्रल पाल्सी है, और जितनी भी ये बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होने वाली बीमारियां हैं, उन सभी में मर्म चिकित्सा से आश्चर्यजनक रूप से परिणाम मिलता है। हमारी 5-6 डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ है और वो जिम्नेजियम में बैठ के वहाँ चिकित्सा के लिए भी लोगों को देख रही है। जिन भी व्यक्तियों को इस तरह की कोई तकलीफ होती है वो इस से लाभान्वित हो सकते हैं। आज भी ये कार्यक्रम रहेगा, कल भी ये कार्यक्रम रहेगा। मैं समझता हूँ कि सुदूर जितने भी हमारे लोग हैं, और मैं तो चिकित्सकों से भी अनुरोध करूंगा कि जिन चीज़ों का इलाज सामान्य चिकित्सा से नहीं होता, उनके लिए मर्म चिकित्सा और इन चिकित्सा विधाओं का उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम एक समय में एक ही जोड़ को कर रहे हैं, तो अब ये पूरा पंजा आगे को दबाना है। जितनी जोर से सांस खींच सकते हैं खींचेगा। आपको भी सुनाई देनी चाहिए। इस तरह से। और जब हम सांस फेंक रहे हैं तो नाभि से पेट पूरा अंदर जाएगा, और ले रहे हैं तो बाहर आएगा। तो प्रयास करिएगा। अभी नहीं भी हो पा रहा तो कोई बात नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आजकल घुटनों की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आज समय बहुत कम है तो मैं घुटना स्किप कर रहा हूं और सीधे से आपको हिप जॉइंट पर लेता हूं। हिप जॉइंट पर लेने पर घुटना हमारा अपने आप ही मुड़ेगा, तो घुटने का भी हो रहा है। एक टांग बिल्कुल सीधी है, ये घुटना फ्लैट है, जिसके कारण कि टांगों की परेशानी हो रही है। तो अगर हिप जॉइंट खुल जाएगा तो आपके टांग के इश्यूज अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी टांगें हिला लें। तो बार बार सांस को शांत होने दीजिएगा, और अपने अपने हिसाब से इंडिविजुअली, किसी की पोटेंशियल है कि ज़्यादा देर तक सांस ले सकते हैं, जो थोड़ा दौड़ भाग कर रहे हैं, और जो घर थोड़ा थोड़ा चलते हैं तो उनकी सांस आज बहुत परेशान हो जाएगी, तो शुद्ध जाएगी, वो हम सुनिश्चित करेंगे। तो केवल हम सांस की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। हमसे हम इस शरीर को अंदर से पूरा जानेंगे कि इस शरीर के अंदर सारी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और वो कैसे चल रही हैं। तो इन सब का जो अगला सेशन है वहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। थोड़ा थोड़ा हम आपको उसका घुटनों की तरफ लाते हुए, हो सके तो आप ये वज्रासन जो कहा जाता है, दोनों घुटने मिला लें, दोनों पंजे मिले हैं, एड़ियाँ उठी हुई हैं, और यदि आप ये वज्रासन जो कहा जाता है, तो वज्रासन में यदि एड़ियाँ उठी हुई हों तो बहुत अच्छा रहता है। क्यों रहता है ये आपको मर्म की क्लास में जानने को मिलेगा। तो जब हम मर्म और योग दोनों को जोड़ लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मिनिमल किया है। कल हम पूरा करेंगे, लेकिन 6 बजे शुरू कर देंगे। कोई आए ना आए हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये विद्या उसी को मिलती है जो प्रयत्नशील है, कर्मठ है। जो कर्मठी नहीं है, आलसियों के लिए नहीं है ये चीज़। तो यदि मैं बच्चों से इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों, भविष्य अगर बनाना है तो कर्मठ बनना है, और कर्मठ में समय का कोई वो नहीं। जो आप निश्चय करो वो होना चाहिए, और समय से बड़ा कुछ नहीं है। समय पर चीज़ हो गई, सूर्य भगवान हमेशा समय से आ जाते हैं, और समय से पूरा प्रकृति अपने नियमों से चल रही है। और प्रकृति ने हमें यहाँ इसलिए भेजा था कि मेरा सारा प्रबंधन जैसे मैंने किया है ऐसे ही चलाना। हमने वो सब तो भूल गए और प्रकृति को ही कह रहे हैं कि तुम हमारे हिसाब से चलो। तो शरीर हमारे हिसाब से नहीं चल सकता, शरीर तो प्रकृति के नियमों से ही चलेगा। और इसीलिए इतनी दवाइयां आप लोग ले रहे हैं, वो सब दवाइयां साइड इफेक्ट्स ही क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि जो रोग है वो शरीर में नहीं है, वो हमारे पूरी सोच में बैठा हुआ है कि हमने अपनी सोच को बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध किया हुआ है, इस शरीर के नियमों के विरुद्ध बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलेगा, और
आज पूरा दिन है, कल पूरा दिन है, तो प्रयास करेगा कि अधिक से अधिक लोग आपके संपर्क में जितने भी हैं, खासकर जो लोग बीमारियों से परेशान हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम है, यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे, 4-6 दिन खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा नहीं निकाल रहे। इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है? तो ये चीज़ें समझने की हैं। तो योग विद्या सब समझ वाली बात है कि हमारी समझ कितनी अच्छी है। चलिए, जो लोग मोनिका है और मैं बीएड सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और अभी जो हमारा ये योग का जो प्रोग्राम है, इसमें मुझे काफ़ी अच्छे से मतलब योग के बारे में, साथ ही साथ इसमें मर्म चिकित्सक के बारे में जानने को मिला। साथ ही साथ जो सर ने हमें बताया, इनके जो आरोग्य आश्रम था उसके बारे में जानने को मिला। क्या हमें हमारी बॉडी को किस योग कैसे हम अपने सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली कैसे हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने जो स्टैमिना है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सर ने बताया कि जो सर ने मतलब हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हमें जो बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा हमें मर्म चिकित्सा और मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, जो शायद एज अ ट्रेनी टीचर आई थिंक कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है कि अपने स्टूडेंट्स जो अपने फ्यूचर में जो मेरे स्टूडेंट होंगे तो मैं उनको कैसे उनको समझूं, कैसे उनके साथ जो अपना जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको कैसे समझूं और कैसे अपनी जो अपनी टैलेंट है, फिर जो अपना नॉलेज है उनको कैसे करके इसके बारे में उनको बताऊं। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सर कि आपने हमें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सरल लैंग्वेज में हमें ये बताया कि कैसे करके हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम जयंती है और मैं बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो जो ये योग कार्यशाला थी 2 दिन की, ये बेसिकली हम ये सोच के ये हमारे बीएड सिलेबस का एक पार्ट था, तो हम ये सोच के आए हैं कि हमारी खाली फॉर्मेलिटी होगी कि हमें अटेंड करना है ये। लेकिन जब हमने कल अटेंड किया फर्स्ट टाइम, तो सर ने जो चीज़ें हमें जितने शालीनता से बताई, इंटरेस्ट के साथ, हमें इंटरेस्ट भी आया उसमें और बहुत कुछ भी सीखा हम कि हम योग से क्या क्या कर सकते हैं, अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और मर्म चिकित्सा के बारे में जो सीखा हमने कि भाई हम मर्म चिकित्सा से अपने खुद को कैसे फिट रख सकते हैं, सर ने इतने शालीनता से बताया है कि हम उससे प्रभावित होके, हमारा बस यही था कि हमें जाना है, सुबह अपना योगा करना है, फाइल के लिए फ़ोटो बनानी है, बस इतना ही था। लेकिन जब हमने सर को सिखाते हुए देखा, उनको सुना, तो हम खुद उनसे इतने प्रभावित हो गए कि हम खुद दूसरी क्लास के लिए 10 बजे आ गए, फिर दिन में भी आ गए। तो हम खुद को नहीं रोक पाए, जिस तरह से उन्होंने बताया नई नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो हम आज भी सुबह भी आ गए। वरना हम ऐसा था कि फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, भाई हमें फ़ोटोग्राफ्स चाहिए और सिर्फ अटेंड करना है। लेकिन कल और आज की कार्यशाला ऐसी रही है कि हमें खाली अटेंड नहीं करना है, हमने वो चीज़ें अनुभव की और जो योग के बारे में बताया कि खाली फिजिकल वर्क करने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ जो सांस का सर ने बताया कि प्रॉपर हम सांस कैसे ले सकते हैं उसमें, तभी वो वर्क करेगा। थैंक यू सर।
बीएड सेल्फ फाइनेंस से आप सभी के सामने सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी कि सर ने एक बहुत ही जिसे हम कहते हैं ना उत्कृष्ट एक यहाँ पर सेमिनार आयोजित किया। सर ने मॉर्निंग सेशन में योगा के साथ साथ हमें यहाँ पर लेक्चर दिए हैं। फिज़िकली अब योगा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अब भारत की धरोहर है। रिसेंटली अब वर्ल्ड स्टेज पे अब योगा को पहचान मिल रही है, हम ये मान सकते हैं। पर एक भारतीय संस्कृति जो योगा है उसको हर किसी को करना चाहिए और स्कूल के और कॉलेज के थ्रू सर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। सेकंड चीज़, सर ने हमें लेक्चर के थ्रू बहुत सारा ज्ञान दिया है। सर ने जैसे स्टार्टिंग से लेकर चाहे वो सर ने हमारी बेसिक सत्व रजो और तमोगुण के उस पर हमें एक्सप्लेन किया है, या फिर सर ने हमें अपनी केस स्टडीज़ के बारे में बताया कि कैसे केस स्टडीज़, और कैसे सर ने ये बताया कि जो चित्त की वृत्तियों को दूर करना, जो योग के लिए योग का मेन मोटो रहा है कि आप चित्त की वृत्तियों को दूर करते हैं। उसके साथ साथ सर ने हमारी जितने भी यहाँ पर क्वेरीज थी, सर ने उनको बहुत ही धैर्य के साथ हम सबको सुना भी, और हमारी जितनी भी क्वेरीज थी उनको थोड़ा दूर भी किया। तो उसके लिए मैं सर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी। साथ साथ हमारे HOD सर को भी कि जिन्होंने इस पूरे सेमिनार को होस्ट किया है, और सर अदर टीचर्स भी बीएड के और प्रिंसिपल सर का भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी। थैंक यू। मैं महिमा राणा और मैं बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। तो जो 2 दिन का योग कार्यशाला चला तो उसमें सर ने हमें बहुत मतलब कुछ ऐसी प्रेरणाएँ दी कि जिससे मतलब ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, और भारतीय संस्कृति में ये कि मतलब योगा सभी को करना चाहिए। तो सर ने मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें हुआ है किस प्रकार से मन को नियंत्रित किया जाता है, और योगा मतलब केवल फिजिकली नहीं होता है, मतलब हमें मानसिक रूप से भी मतलब अच्छी तरीके से योगा में पूरा प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। और सर ने जो श्रीमद् भागवत के मतलब जो अध्यायों के द्वारा हमें बताया कि किस प्रकार से इंद्रियां कंट्रोल की जाती है, और फिर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा। और सर ने जो अपनी तरफ से जो भी मतलब प्रयास सर कर रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब गोपेश्वर में भी एक योगशाला बने, वो केवल कॉलेज वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे मतलब जो गोपेश्वर में जो भी मतलब छोटे बड़े लोग हैं तो उनके लिए भी मतलब एक योगशाला बने, और जिसमें कि सर को अगर मौका मिले तो वो भी आए। और धन्यवाद। पूजा है, मैं बीएड फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। तो हमारे कॉलेज गोपेश्वर चमोली में योग की एक कार्यशाला थी जिसमें सर आए थे। तो जो सर का जो कार्यक्रम है या बोले कि उनका जो व्यक्तित्व है वो खुद ही एक मतलब अट्रैक्शन उसमें है। वैसे तो मैं अध्यात्म की तरफ या फिर इस तरफ मतलब ज़्यादा जुड़ाव है मेरा, मैं जानने की कोशिश करती हूँ इन सब चीज़ों को। लेकिन जो मतलब योग जैसे हम यूट्यूब से सीखते हैं या फिर कहीं से देख सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें मतलब स्पष्ट नहीं होती, हमें नहीं समझ आता है कि ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कैसे है, मतलब इंटरेक्ट कनेक्टेड कैसे है। तो मैंने सर से भी कल बहुत सारी चीज़ें मतलब पूछी थी जिसमें सर ने डाउट भी क्लियर करे। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस। और योग उससे मतलब योग हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। तो इसी के साथ सर का थैंक यू, और आप मतलब हमारे HOD सर का भी थैंक यू कि और हमारे कॉलेज वालों का भी थैंक यू क्योंकि उन्होंने मतलब अगर ऐसे पर्सनैलिटी को अगर वो बच्चों के बीच ला रहे हैं तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू आप सबका। गहरी सांस लो माता जी। इनका सबका फीडबैक जरूर ले लीजिएगा पहले। इस पैर में ज़्यादा है अभी कराते हैं इनके ना क्या पैर उठा के भी देखो माता जी, मोड़ के चल के देखो ऐसे ऐसे। हाँ, घुटना मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा है, जिसमें दर्द का कुछ फर्क है।
आ जाओ, वापिस आ जाओ। देखो, उठाओ जरा, पैर उठाओ। फर्क लग रहा है? अभी कैसे? जी जी ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, गहरी सांस लो। शुगर तो नहीं? शुगर है। इतनी देर देखो आप बताइए कितना बढ़िया हो गया ये। मैं पुष्पा गैरोला सुबोध प्रेम विद्या मंदिर से आई हुई हूँ। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, गोपेश्वर की रहने वाली हूँ। ये पता चला कि यहाँ पर मर्म चिकित्सक वाले आए हुए हैं, तो मैं यहाँ ही, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो सुबह भी जो हुआ थोड़ा बहुत उन्होंने बताया, तो उससे मुझे ऐसा लगा जैसे सिकाई के बाद आराम मिलता है, उस तरीके से हुआ। और अभी जोशी जी ने किया तो मुझे उसके बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं धीमे धीमे, ये जो है ये पैरों में मेरे बहुत दर्द रहता है, वेरिकोज की प्रॉब्लम भी है, तो उन्होंने दवाई भी बताई और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये हमें और इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं तो सबसे गोपेश्वर वालों से बोलूँगी, आप आइए और इसको यहाँ पर योग शिविर को भी और इस सब चीज़ को वो करिए। धन्यवाद। हाँ जी, मैं इंदुमती जोशी, और यहाँ पर मेरे ननद रहती है, उनके यहाँ माँ रखे हैं, और यहाँ पर शिविर लगा तो उन्होंने कहा हमें वहाँ चलिए। मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है, घुटनों में तो बहुत ही दर्द रहता है, तो उसके लिए हम इस शिविर में आए हुए हैं। तो आज जो भी पॉइंट्स उन्होंने बताया और जो उन्होंने दबाए, उससे मुझे बहुत राहत मिली, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब चलने में भी मुझे नहीं तो अकड़ाहट रहती थी और दर्द रहता था हर जोड़ पे, तो मतलब अभी जितना किया उसके हिसाब से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा मुझे, और मुझे लगता है कि आगे मैं करती रहूँगी तो शायद पूरी ठीक हो जाऊँगी, लेकिन हर जोड़ में दर्द रहता है। तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम यहाँ आए, यहाँ के लिए भी कि अचानक ही आए, हमें तो पता नहीं था यहाँ शिविर लगा हुआ है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा उससे। धन्यवाद। कितना लाभ हुआ आपको आके? अभी तो ठीक ही है, बाद में पता नहीं क्या होगा। बाद में भी अच्छा ही होगा। पहले से फर्क महसूस हो रहा है? हाँ, थोड़ा महसूस हो रहा है। कहाँ दर्द थी आपके? कहाँ दर्द था आपके? दर्द पहुँचे पर यहाँ घुटने में? हाँ, घुटने में। तो अब कुछ फायदा लग रहा है आपको? थोड़ा बहुत लग रहा है, पर अब आपको आगे एक्सरसाइज के लिए बताया? हाँ, बताया है। आपको समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया।
मेरा नाम शशिभूषण जोशी है। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ और गोपेश्वर आया था तुंगनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के लिए। यहाँ पर ये शिविर चल रहा था, योग शिविर, इसको ज्वाइन किया। मुझे बेसिकली थायराइड की और शोल्डर पेन की परेशानी है, तो थायराइड के लिए उन्होंने जो पॉइंट्स बताए उनका तो लॉन्ग इफेक्ट है, कब होगा। बट हाँ, जो मेरा शोल्डर पेन था उसमें जो इन्होंने पॉइंट्स में प्रेशर ग्रुप्स मुझे बताए, उससे मुझे बहुत लाभ सा महसूस हो रहा है। अब देखते हैं लॉन्ग रन में क्या होगा, है ना। मगर ये एक प्रशंसनीय प्रयास है यहाँ पर सब लोगों का। धन्यवाद। पुरुषोत्तम और मैं बीएड प्रथम वर्ष का अध्ययनरत छात्र हूँ यहाँ पे। और जो यहाँ पे मर्म चिकित्सक के डॉक्टर जो सर ने यहाँ पे जो मेरे जो कुछ दिन मतलब कभी कभी हो जाता था कि मेरे जो पैर पे यहाँ पे क्या होते थे, दर्द होता था, तो उस पर उन्होंने यहाँ पे मर्म चिकित्सक के अकॉर्डिंग उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे कि क्या हो रहा है करके। तो कभी कभी होता था वैसे, तो सडन कभी हो जाता था नॉर्मली, तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया, तो अभी अच्छा फील हो रहा है और सही लग रहा है जी। 7th में पढ़ती थी तब मेरे जो आगे पे ना फ्रैक्चर हो गया था, ये दोनों उंगलियां। तो अब क्या होता है कि जब सर्दियों में सूजन आती है, दर्द होता है पूरे यहाँ तक, जैसे कुछ भारी चीज़ उठाती हो तो तब भी हाँ रोज़ होता है। अभी पैर सीधा कर लो। ये आपको क्या करना है, एक पॉइंट बताया है, इसको पॉइंट को आप प्रेस करेंगे। जैसे आप अंगूठे को नीचे करेंगे, ये हड्डी उठेगी, इसके बगल में आपने अंदर की तरफ को इसे प्रेस करना है, ठीक है ना। एक दिन में 3 बार, एक बार में 20 बार, ठीक है ना। इसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरा ये वाला जो है, इसको आप क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री देखेंगे, यहाँ इसको फंसाएंगे, यहाँ पे ये नर्व आ रही है, इसको ऐसे ही में करना है, अपना पाँव ऐसे रखें, ठीक है ना। अभी आपको बता, ठीक है ना। अब आप इसको इस पैर को भी ऊपर रखो, ठीक है, इसके ऊपर रखो, बैंड इसके ऊपर रखो। अच्छा, इसके नहीं, बैंड मत, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, ठीक है ना। अब इसको जब आप ऐसे करोगे, इस अंगूठे को ऐसे पकड़ो, अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, ठीक है। आप इसको 90 डिग्री करो, अच्छा ऐसे करो। वो नर्व मिल रही है, हाँ, नर्व जो खटखट हो रही है वो मिलनी चाहिए। हाँ अभी हो रहा है धीरे धीरे। इस पॉइंट को करो, आगे वाला छिप ऐसे करते हैं इसको। एक दिन में 3 बार, एक बार में 20 बार, ठीक है ना। इसको आप कंटिन्यू करेंगे, ये इस पूरी साइड का नर्व को ठीक है ना। एक दिन में 3 बार, ठीक है। और इतने हल्के से नहीं, थोड़ा तेज करो, थोड़ा तेज करो, ठीक है ना। ये बहुत भी कर देना डॉक्टर को, है ना। ये वाला हिस्सा, हाँ जी, इतना, ठीक है। और ये वाला हिस्सा, हाँ ठीक है, इस तरीके से वाइप हो जाएगा, ठीक है। एक कंटिन्यू आप करेंगे। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ज्योति कुंवर है और मैं अगस्त्यमुनि से रहने वाली हूँ और मैं यहाँ से बीएड करती हूँ, जो कि सेल्फ फाइनेंस से है। और मेरे पैर में दर्द हो रहा था, जो कि अभी सर ने मुझे बताया कि 1-2 एक्सरसाइज बताई, उससे अभी मुझे थोड़ा मतलब 1-2 सेकंड में थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो शायद ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनोज उनियाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोपेश्वर। मेरे पैर में दर्द था अंगूठे के सामने, डॉक्टर जोशी सर को दिखाया तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। लगभग 95% के आसपास मुझे लग रहा है कि राहत मिली है। आपने पहले कभी मर्म चिकित्सा के बारे में सुना था? सुना तो था, पर ये पहली बार मैंने अनुभव दिखाया डॉक्टर साहब को। आपका अनुभव जो था, दर्द में आपको 95% राहत मिली है, तो इससे आप आगे कैरी ऑन करेंगे जीवन में? जी जी, बहुत। आपका नाम? मेरा नाम शशि राज है। मैं देहरादून से हूँ। मैं यहाँ पे गोपेश्वर में कैंप चल रहा था तो मैं वहाँ पे आई, तो वहाँ पे मैंने थेरेपी कराई। मुझे इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मेरे दर्द में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कम हुआ है दर्द। आपको कहाँ पे दर्द था? मेरे हाथ में, कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द था। आपने पहले कभी इसका ट्रीटमेंट लिया कहीं? लिया था, लेकिन मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे आके मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इसका। कितनी देर लगी आपको फ़ायदा पहुँचने में? मुझे सिर्फ 15 मिनट में मुझे फ़ायदा पहुँच गया था इसमें। तो आगे आप इस थेरेपी को उपयोग में लाना चाहेंगे? जी हाँ, मैं आगे इसको उपयोग में लाना चाहूँगी। धन्यवाद। जोर लगाइए, और जोर लगाइए, और जोर लगाइए, लगाइए जोर, जितना जोर लगा सकते हैं। बस हो गया। हाँ, कहाँ पे आया? यहाँ आया ना, वही देखना था।
अब करो। ठीक, बढ़िया। पीछे घुमा के देखिए। नहीं, वो तो जो एक स्पेसिफिक एक्शन था वो गड़बड़ था। ठीक है, अब क्या करना है, ये रोज़ करेंगे तो ये फिर नहीं होगा। एक तो यहाँ से देखिए, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री गर्दन पे लगा के, ये जहाँ बीच की उंगली का पॉइंट वहीं होगा, ये है ना। इसको अंशमर्म कहते हैं। तो इसको दबाइए 15-20 बार, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। ठीक है, 15-20 बार कीजिए। इसके बाद खोलिए इसे। कितने दिन से थी ये तकलीफ? दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसको ये यहाँ, तीसरा मर्म, इसको कूरपर मर्म कहते हैं, इसको क्षिप्र मर्म कहते हैं ना। इसको यदि आप ये ऐसे रखेंगे तो ऐसे उंगली यहीं आएगी। अंगूठा इस हड्डी पे लगाइए, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इसको रोज आपको करना है ना। ये प्रतिदिन, हाथ हटाइए, प्रतिदिन इस हाथ से इसको स्टिमुलेट कर। हाँ, हाँ बिल्कुल, करंट ही लगना चाहिए। इसको रोज करना है, फिर कभी नहीं होगा। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। और मुझे पहले तो यहाँ कंधे पे स्पॉन्डिलोलाइसिस था और मैंने होम्योपैथ दवा करी थी, लेकिन थोड़ा आराम हुआ, रिलैक्स हुआ, लेकिन पूरा सही नहीं हुआ था। तो अभी डॉक्टर सुनील जोशी सर ने ट्रीटमेंट बताया और वो भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से, तो उससे अभी मुझे थोड़ी ही देर में काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ, अच्छा रहा। और फिर पैर में मेरे मसल्स में प्रॉब्लम थी, तो उस मसल्स के भी लिए उन्होंने ट्रीटमेंट बताया और उससे भी थोड़ा राहत महसूस हो रहा है। कितनी देर में आपको फर्क मिला सर? मात्र 5 मिनट के अंदर ही, कम ही लगा होगा 5 मिनट। जी।